हेलो क्लास। कक्षा 12वीं की भौतिकी में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी प्रयोगों का अध्ययन किया था। उन प्रयोगों के आधार पर फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के 2 नियम प्रतिपादित किए थे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे आज फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अपने प्रयोगों के आधार पर फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी निम्न 2 नियमों को प्रतिपादित किया था, जिन्हें फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम कहते हैं। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से किसी बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है। तो उस संबंधी प्रयोग करके फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के 2 नियम को उन्होंने प्रतिपादित किया है, जिसका वर्णन हम निम्नवत है। तो फैराडे के पहला नियम है, जब कभी किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है और इसका अस्तित्व उस समय तक रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। क्या है पहला नियम? जब कभी किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है और इसका अस्तित्व उस समय तक रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। और दूसरा नियम क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है ना, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है वह क्या है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात जितना हम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते जाएंगे, जितना हम लोग उसमें परिवर्तन करेंगे, उतना ही प्रेरित विद्युत वाहक बल का भी मान क्या है? बढ़ते चला जाएगा। तो इस प्रकार ये नियम क्या है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम है। तो यहाँ पे देखिए, प्रथम नियम की व्याख्या करेंगे। तो प्रथम नियम की व्याख्या हमारे अनुच्छेद 6.4 देखें तो अनुच्छेद 6.4 में 2 दिया गया है प्रयोग। एक पहला प्रयोग है जो क्या है? चुंबक और कुंडली के साथ किया गया है, और दूसरा प्रयोग है ये परिनालिका जो यहाँ चित्र में दिखाया गया है ये। तो इन दोनों में से आप किसी एक को वर्णन यहाँ पे कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? फैराडे के प्रथम नियम की व्याख्या हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में इसे यहाँ पे समझा देंगे। प्रथम नियम की व्याख्या करके क्या है, ये एग्जाम में पूछने लायक प्रश्न बनता है। तो ठीक है, चाहे तो आप परिनालिका को वर्णन कर सकते हैं या फिर आप क्या है, कुंडली और चुंबक वाला प्रयोग भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब दूसरा नियम का हम लोग करेंगे। दूसरा नियम का व्याख्या के लिए इसका छोटा सा व्यंजक है जिसे देख लेंगे। तो इस दूसरा नियम में क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल अर्थात ई, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है वह चुंबकीय फ्लक्स फाई में क्या है? परिवर्तन के बराबर, परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसकी हम लोग व्याख्या करते हैं। तो देखिए, द्वितीय नियम की व्याख्या में मान लो किसी क्षण किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या है? फाई 1 है तथा t सेकेंड बाद उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या है? फाई 2 हो जाता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। हमने कहा कि मान लो किसी क्षण किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना है? फाई 1 है तथा t सेकेंड बाद उससे बद्ध, उस परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या है? वो फाई 2 हो जाता है। तो हम लोग निकालेंगे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। चुंबकीय फ्लक्स में
परिवर्तन की दर। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर कितना आ जाएगा, φ2 माइनस φ1, φ2 माइनस φ1 अपॉन t। ये क्या हो गया, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर हो गया। तो फैराडे के नियम अनुसार क्या होता है, अतः फैराडे के नियम अनुसार क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर फैराडे के नियम से क्या है, द्वितीय नियम, फैराडे का द्वितीय नियम, प्रेरित विद्युत वाहक बल अर्थात E है ना, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या है लिख सकते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या है इस समानुपाती नियतांक को हटाएंगे, समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पे एक नियतांक मानना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, हम लोग लेते हैं समानुपाती नियतांक माइनस के इज इक्वल टू φ2 माइनस φ1 इंटू टी, जहाँ पे के क्या है, एक समानुपाती नियतांक है, जहाँ के एक नियतांक है जिसका मान कितना है, जिसका मान SI पद्धति में कितना है, 1 है। तो वह के का मान रखने पर यह आ जाएगा E इज इक्वल टू, इसमें कंफ्यूज ना हो, ये E है ना, तो हम लोग इसको ऐसे ही बनाते हैं। इसमें E इज इक्वल टू माइनस φ2 माइनस φ1 इंटू टी, है ना। अब देखिए, यदि डेल टी समय में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल फाई हो तो समीकरण इसको मान लेते हैं एक को, है ना, अलग तरीके से लिख सकते हैं। यदि डेल टी समय में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन यदि कितना हो, डेल फाई हो तो यह क्या हो सकता है, समीकरण एक को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। समीकरण एक से E इज इक्वल टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल टी, ये भी क्या हो गया, फैराडे के द्वितीय नियम हो गया। तो इस प्रकार से हमने क्या है, फैराडे के द्वितीय नियम की उत्पत्ति कर ली है। आप सभी यही सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, माइनस चिन्ह क्यों लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए, यह माइनस चिन्ह इस बात को यहाँ प्रदर्शित करता है कि जो ये विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है E, वह क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन हो रहा है उसका विरोध कर रहा है ना। इसको हम लोग लेंज के नियम में और अच्छे से जानेंगे। ठीक है, ऋण चिन्ह यहाँ पे इसलिए बताया गया है क्योंकि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वह क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है, इसलिए यहाँ पे क्या है, ऋण चिन्ह को बताया गया है। अब हम लोग जानेंगे लेंज का नियम। जो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल जो प्रेरित हुआ है उसकी दिशा किस प्रकार होगी। तो इसमें क्या है, लेंज नामक वैज्ञानिक ने इसकी दिशा को प्रतिपादित किया।
लेंस के प्रयोग से हम इसकी दिशा को बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से भी इसकी दिशा को आसानी से मापा जा सकता है। तो अब हम लोग देखेंगे लेंस का नियम। तो आइए अब हम लोग देखते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल या धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए लेंस ने जिस नियम का प्रतिपादन किया था, तो वह नियम है लेंस का नियम, है ना। लेंस के साथ साथ एक और वैज्ञानिक फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का भी प्रयोग किया जाता है। प्रेरित इन दोनों नियमों की सहायता से क्या है, प्रेरित धारा की जो दिशा है वह क्या है, ज्ञात की जाती है। तो लेंस का नियम देखते हैं। इस नियम अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण क्या है, वह स्वयं उत्पन्न हुई है। क्या कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है। प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है। उसकी दिशा कैसी होती है? उसकी दिशा इस प्रकार होगी कि वह उस कारण का विरोध करती है जिस कारण वह क्या है, स्वयं उत्पन्न हुई है। तो इसकी व्याख्या है, जब चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं, ध्यान से देखिए जो हमने प्रयोग किया था, सर्वप्रथम प्रयोग है ना, इस कुंडली के साथ, है ना, यहाँ से। तो इस चित्र को आप लोग ध्यान में रखिए, अपने दिमाग में इस चित्र को क्या है, छाप लीजिए। और इस प्रयोग के आधार पर लेंस के नियम की यहाँ पे स्पष्टीकरण किया गया है। आप चित्र देखिए, यहाँ पर चित्र देखिए आप, तो अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्या कहा गया है पहला में, जब चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं तो कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। इस प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि वह एन ध्रुव को कुंडली के पास लाने का विरोध करे। यह तभी संभव है जब चुंबक की ओर कुंडली का तल एन ध्रुव की भांति कार्य करे, अतः कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा वामावर्त होगी। देखिए लेंस का नियम क्या कर रहा है, इस कुंडली में धारा की दिशा इस दिशा में होनी चाहिए कि वह इस चुंबक को चुंबक के एन ध्रुव को इसके पास लाने का विरोध करे, है ना। जब एन को ला रहे हैं तो इसके पास तो ये विरोध कब करेगा, जब ये दोनों सजातीय आवेश होंगे, सजातीय ध्रुव होंगे, है ना। अर्थात ये एन है तो यह भी एन होगा, है ना, तभी यह इसके पास आने का क्या है, विरोध कर पाएगा। तो इस प्रकार इसकी दिशा एन ध्रुव या कुंडली का तल क्या है, एन ध्रुव की भांति कार्य करेगा। और एन ध्रुव में क्या है, प्रेरित धारा की जो दिशा होती है वह क्या होती है, वामावर्त दिशा में होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। इसकी दिशा क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त दिशा में होगी। चित्र देखिए, है ना। अब दूसरा देखिए, जब चुंबक के एन ध्रुव को, है ना, जब चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो पुनः क्या है, कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। तो इस धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि वह चुंबक के दूर जाने का क्या है, विरोध करे। तो यह दूर जाने का विरोध कब करेगा, जब यह कुंडली का तल क्या है, एस ध्रुव की भांति कार्य करेगा। तभी क्या होगा, एन और एस के बीच में क्या है, प्रतिकर्षण होगा, आकर्षण होगा। और यह क्या है, एन ध्रुव को दूर जाने से क्या है, रोकेगा, है ना। तो इस स्थिति में क्या है, जो कुंडली का जो तल है वह एस ध्रुव की भांति कार्य करेगा। यहाँ पे लिखा गया है, जब चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो पुनः कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि वह चुंबक के दूर जाने का विरोध कर सके। ध्यान दीजिए, यह तभी संभव है जबकि चुंबक की ओर कुंडली का तल एस ध्रुव की भांति कार्य करेगा, अतः कुंडली में जो प्रेरित धारा की दिशा होगी वह एस अर्थात दक्षिणावर्त होगी। ठीक, अब ये वाला भी एक अच्छा
प्रश्न है कि बताइए कि लेंज का नियम और ऊर्जा का संरक्षण के नियम में क्या संबंध है ना। तो हम बताएंगे कि लेंज का नियम और ऊर्जा संरक्षण का नियम दोनों एक ही है ना। तो देखिए, जब चुंबक के उत्तरी ध्यान से इसको सुनिएगा, जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के किसी तल के पास लाते हैं तो लेंज के नियम अनुसार कुंडली का वह तल क्या है, उत्तरी ध्रुव बन जाता है। अतः चुंबक और कुंडली के मध्य क्या है, प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगता है। इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हम क्या है, चुंबक को कुंडली के पास लाते हैं। तो इसमें क्या है, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें क्या है, कार्य करना पड़ता है। यही यांत्रिक कार्य क्या है, यही यांत्रिक कार्य विद्युत ऊर्जा अर्थात प्रेरित धारा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। किंतु जब उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर लाते हैं तो कुंडली का वह तल क्या है, दक्षिण ध्रुव बन जाता है, दक्षिणी ध्रुव बन जाता है। अतः चुंबक और कुंडली के मध्य आकर्षण बल कार्य करने लगता है और इस आकर्षण बल के विरुद्ध चुंबक को दूर ले जाने में पुनः कार्य करना पड़ता है। यही यांत्रिक कार्य प्रेरित धारा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अतः लेंज के नियम अनुसार ऊर्जा संरक्षण के नियम के अतः यही यांत्रिक कार्य क्या है, प्रेरित धारा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार लेंज का जो नियम है वह ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल होता है। ठीक, जो हम लोग प्रयोग 1 में क्या है, हम क्या है, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या है, यांत्रिक कार्य करते हैं। तो वह क्या है, उस कुंडली में प्रेरित धारा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। कार्य क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। तो इसी प्रकार लेंज के नियम अनुसार हम क्या है, वहाँ पे यांत्रिक कार्य करते हैं, वह क्या है, उस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा के रूप में संचित हो जाता है। यही क्या है, इन दोनों के मध्य संबंध है, लेंज का नियम और ऊर्जा संरक्षण के नियम। अतः हम कह सकते हैं कि लेंज का नियम क्या है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के सर्वथानुकूल है। और एक बात ध्यान रखने वाली है कि जब कुंडली का परिपथ खुला होता है तो चुंबक को कुंडली के पास लाने या दूर ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। ध्यान रखिए, जब कुंडली का परिपथ खुला होता है तो चुंबक को कुंडली के पास लाने या दूर ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। इसलिए क्या है, उसमें जो धारा होती है वह क्या है, जब परिपथ खुला होता है तो उसमें प्रेरित धारा नहीं प्रवाहित होती। यह कब प्रवाहित होती है, जब परिपथ बंद होता है तो उसमें क्या है, परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा बहने लगती है। अब देखते हैं हम लोग दूसरा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार यदि किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में उसके लंबवत चलाया जाए तो उसमें उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। इस नियमानुसार देखिए, दाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाओ कि वे परस्पर क्या है, लंबवत हो जाए। जैसा कि चित्र में बताया गया है, कुछ इस प्रकार से परस्पर लंबवत। ये क्या है, ऊपर में है, ये इस डायरेक्शन में, और ये क्या है, इस डायरेक्शन में। ये एक्स हो गया ऊपर वाला, ये एक्स डायरेक्शन अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, और ये क्या है, जेड अक्ष हो गया। तीनों डायरेक्शन में ये क्या हो गए, एक तीनों अक्ष क्या होते हैं, परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो ठीक यहाँ ये बताया गया है कि दाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाओ कि वो परस्पर लंबवत हों। अब यदि अंगूठा चालक की गति को दिशा को एवं तर्जनी क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है तो मध्यमा क्या है, प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। समझ में आया? यहाँ पे बताया गया है कि दाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाओ कि वे परस्पर लंबवत हों। और अब यदि अंगूठा चालक की
गति की दिशा, तर्क को तथा तर्जनी क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, तो मध्यमा क्या है, उसकी प्रेरित धारा की जो दिशा है उसको प्रदर्शित करती है। ये मध्यमा क्या है, अर्थात यदि हम कोई चालक है, मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस कागज के तल के समांतर है और इस पेन को हम लोग ऊपर नीचे कर रहे हैं, है ना, तो क्या होगा, जो प्रेरित धारा की दिशा है वह क्या होगी, वह इस डायरेक्शन में होगी। ठीक, तो हमने जाना लेंज के नियम से क्या है, प्रेरित धारा के ज्ञात कर सकते हैं, दिशा ज्ञात कर सकते हैं, और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम की सहायता से क्या है, हम लोग जो प्रेरित धारा की दिशा है उसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से और हम कह भी सकते हैं कि लेंज का जो नियम होता है वह ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। हेलो क्लास, कक्षा 12वीं के भौतिकी में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने लेंज के नियम के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वप्रेरण के बारे में। स्वप्रेरण क्या होता है इसके बारे में, तो इसको इंग्लिश में सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। देखिए, जब किसी कुंडली में एकाएक धारा प्रवाहित की जाती है तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में एकाएक वृद्धि होती जाती है। क्या कहा गया है कि जब किसी कुंडली में एकाएक धारा प्रवाहित करते हैं, अचानक से धारा उसमें प्रवाहित करते हैं, तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में एकाएक वृद्धि होती है। अतः कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है, जो लेंज के नियमानुसार मुख्य धारा के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, ताकि मुख्य धारा का मान न बढ़ सके। इसके विपरीत, जब विद्युत धारा के प्रवाह को रोका जाता है तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में एकाएक कमियां होती है। अतः कुंडली में पुनः प्रेरित विद्युत धारा प्रेरित हो जाता है ना। लेंज के नियमानुसार प्रेरित धारा मुख्य धारा की दिशा में ही प्रवाहित होती है, ताकि मुख्य धारा के मान जो है वह कम ना हो सके। इस प्रकार जब किसी कुंडली में बहने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फलस्वरूप उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है और इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। तो या समझ में आया कुछ? स्वप्रेरण क्या है? जब किसी कुंडली में बहने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फलस्वरूप उसी कुंडली में, यहाँ पे याद रखिए ना, उसी कुंडली में, कोई अलग कुंडली नहीं है, उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। विद्युत धारा के मान को बढ़ाने पर प्रेरित मुख्य धारा के विपरीत, विद्युत धारा का जब मान पर हम लोग बढ़ाते हैं तो क्या होता है, प्रेरित मुख्य धारा के विपरीत दिशा में और मुख्य धारा का मान को कम करते हैं तो उसी दिशा में क्या होती है, यह जो स्वप्रेरण में प्रवाहित धारा है वह क्या है, बहती है ना। कहा गया है कि विद्युत धारा के मान को बढ़ाने पर प्रेरित मुख्य धारा के विपरीत दिशा में और मुख्य धारा के मान को हम लोग कम कर देते हैं तो उसी दिशा में प्रवाहित होती है। देखिए, इसका प्रायोगिक प्रदर्शन भी है। स्वप्रेरण का प्रायोगिक प्रदर्शन कीजिए आता है एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए, इसका चित्र दिखाई दे रहा है सभी को। ठीक, तो स्वप्रेरण को प्रयोग द्वारा प्रदर्शित करने के लिए चित्र की भांति उपकरण तैयार कर लेते हैं, है ना। इसमें क्या है, एल एक कुंडली है। कुंडली किसे कहते हैं? कुंडली होता है नर्म लोहे के फ्रेम पर तांबे के पृथक्कृत तार को लपेटकर कुंडली बनाई जाती है ना। यहाँ पे बताया गया है, जो मुलायम लोहे के टुकड़े पर तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेटकर बनाया जाता है। ठीक, कुंडली समझ में आ गया। कुंडली किसे कहते हैं? कुंडली क्या है, नर्म लोहे पर
तांबे के विद्युतरोधी तार को लपेटकर बनाया जाता है। कुंडली के साथ देखिए श्रेणी क्रम में एक सेल ई तथा एक धारा नियंत्रक RH को धारा नियंत्रक क्या इसे परिवर्ती प्रतिरोध भी कहते हैं, है ना। परिवर्ती प्रतिरोध तथा दाब कुंजी K को जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त कुंडली L के साथ समांतर क्रम में एक बल्ब B को भी जोड़ा गया है। यह बल्ब क्या है, कुंडली के साथ समांतर क्रम में है, जबकि सेल, धारा नियंत्रक और दाब कुंजी क्या है, ये सब तीनों क्या है, इस कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है जैसे कि इसी श्रेणी क्रम में देखिए ये भी जुड़ा है, ये भी जुड़ा है, ये भी जुड़ा है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं, है ना। कुंडली के साथ जो बल्ब है वह क्या है, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। चित्र समझ में आ गया, चित्र का उपकरण भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं जो स्वप्रेरण की जो घटना होती है वह कैसे होती है। दाब कुंजी K को दबाते हैं, बल्ब B क्या है, मंद प्रकाश से जलने लगता है। जब दाब कुंजी को हटा देते हैं तो बल्ब कुछ क्षण के लिए तेज प्रकाश से जलकर बुझ जाता है। तेज प्रकाश से जलकर, याद रखिए ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा स्वप्रेरण के कारण होता है। जब विद्युत परिपथ को भंग करते हैं तो कुंडली L से बद्ध क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में एकाएक कमी हो जाती है, अतः उसमें मुख्य धारा की ही दिशा में क्या है, प्रबल प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिससे बल्ब क्या है, कुछ क्षण के लिए तेज प्रकाश से जलता है और फिर बुझ जाता है। तो यह क्या है, स्वप्रेरण है। स्वप्रेरण का परिभाषा आप लोग ने याद कर लिया होगा। स्वप्रेरण क्या है, जब किसी कुंडी में बहने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडी से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, फलस्वरूप उस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसे क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। स्वप्रेरण मतलब स्व माने उसी में, ठीक। और चित्र का वर्णन कर देंगे और इसका प्रयोग क्या है, देखिए जब हम लोग क्या है इस दाब कुंजी K को दबाते हैं, प्रयोग देखिए दाब कुंजी K को दबाते हैं तो बल्ब क्या है, मंद प्रकाश से जलता है, लेकिन जब इसे हटा दे बुझाते हैं अर्थात कुंजी को ऊपर उठाते हैं तो बल्ब भी क्या है, तेजी से जलकर बंद हो जाता है। तो तेजी से क्यों जलता है, तेजी से इसलिए जलता है क्योंकि इस समय जो प्रेरित धारा हुई है वह क्या है, जो मुख्य धारा की ही दिशा में प्रेरित होती है, इसलिए मुख्य धारा और प्रेरित धारा दोनों मिलते हैं, इसलिए यह बल्ब क्या है, तेजी से जलने लगता है। समझ में आया, ओके। अब हम लोग देखते हैं स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक, है ना। स्वप्रेरकत्व ज्ञात कीजिए करके आता है एग्जाम में, सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं जिसे। तो स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक, जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली के चारों ओर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे उस कुंडली से होकर बल रेखाओं को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। देखिए कहा गया है कि जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे उस कुंडली में से होकर बल रेखाएं गुजरने लगती है। कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स उसमें प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि कुंडली में I धारा प्रवाहित करने पर उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई है तो फाई प्रोपोर्शनल टू I। हम लोग यहाँ समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू एल आई, जहाँ पे क्या है, n एक नियतांक है जिसका मान कुंडली के आकार, आकृति, माध्यम तथा उसके फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। इसे कुंडली का सर्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। यदि I इज इक्वल टू 1 हो तो समीकरण 1 से फाई इज इक्वल टू एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू एल, अर्थात अतः किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व का आंकिक
रूप से कुंडली से बद्ध उस चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है जो कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न होता है। हम लोग कह सकते हैं कि किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व का आंकिक रूप से मान किसी कुंडली के स्वप्रेरकत्व का मान उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है जो कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न होता है। अब यदि कुंडली में बहने वाली धारा में परिवर्तन किया जाए, है ना, तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। अतः फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम से क्या होता है, E बराबर -d∅/dt। फाई की जगह में हम लोग लिखेंगे Li, है ना, तो ये हो जाएगा -d/dt और Li। तो L क्या हो जाएगा, -L हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा, ये हो जाएगा di/dt = E। ऋण चिन्ह क्या होता है, बताता है प्रेरित विद्युत वाहक बल की विरोधी प्रकृति को बताता है। यह क्या है, उस धारा में जो परिवर्तन हो रहा है उसका विरोध कर रहा है। कौन कर रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, है ना। तो इस प्रकार हम लोग यह हमारे पास सिर्फ di/dt का मान कितना है, 1 है। di/dt का मान कितना है, 1 है। तो E = हो जाएगा -L। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व का आंकिक मान उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो उस कुंडली में धारा परिवर्तन की इकाई दर होने पर उत्पन्न होता है। ठीक है, कह सकते हैं ना, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व का आंकिक मान उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो उस कुंडली में इकाई धारा परिवर्तन करने जो उस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर की इकाई होने पर उत्पन्न होता है। ये क्या है, di/dt क्या है, धारा में परिवर्तन की दर है, और यह =1 क्या है, इकाई, है ना। अर्थात di/dt का वैल्यू 1 होने पर क्या है, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वही क्या है, स्वप्रेरकत्व गुणांक है। ठीक, और स्वप्रेरकत्व का गुणांक का मात्रक क्या होता है, SI मात्रक इसका होता है हेनरी, जिसे H से दर्शाते हैं। ठीक, और 1 हेनरी बराबर कितना होता है, फॉर्मूला से यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा फाई = Li। तो L को रखेंगे और I को इधर पक्षांतर कर देंगे तो φ/L। तो फाई का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। I का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो L = वेबर/एम्पियर = 1 हेनरी। यहाँ पे सूत्र में संबंध को आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो यदि किसी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उस कुंडली से बद्ध, है ना, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने से उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में का मान 1 वेबर हो तो उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व गुणांक 1 हेनरी होता है। क्या कहा गया कि किसी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने से उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन 1 वेबर हो तो उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व गुणांक 1 हेनरी होता है। हेनरी क्या होता है, बड़ा मात्रक होता है, तो हम उसके स्थान पर छोटे मात्रक का प्रयोग, छोटे मात्रक माने मिली हेनरी या माइक्रो हेनरी का प्रयोग करते हैं। 1 मिली हेनरी मतलब mH, इसका नोटेशन देख लीजिए, mH आंकिक प्रश्न में mH लिखा रहता है ना। तो 1 मिली हेनरी बराबर 10⁻³ हेनरी, और 1 माइक्रो हेनरी = 10⁻⁻6 हेनरी। और इसका विमीय सूत्र होता है, स्वप्रेरकत्व गुणांक का विमीय सूत्र होता है mL2T-2A-2। ठीक, तो इस प्रकार से हमने क्या है, स्वप्रेरण और स्वप्रेरकत्व गुणांक के बारे में जाना। अब हम लोग जानेंगे लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व।
तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।